हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राज, इस यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विथ राज पे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में यह 12 लेसन है, यानी कि 12 लेसन है। 11 लेसन पहले हो चुका है, ये आज का लेसन 12 है। और ज्योमेट्री में हम ट्रेंगल पढ़ रहे हैं, ट्रेंगल का ये पार्ट 7 है। अगर जो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको निवेदन यही करूँगा कि आप डायरेक्ट 12 में देखिएगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए 1 2 3 4 आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो ज्योमेट्री क्या है आपको आसान लगेगी और समझ में भी आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में ट्रेंगल का पार्ट 7 में थेल्स परिमेय देखेंगे क्या है। आपको अगर जो आज तक वो आसान नहीं लगता होगा तो आज के बाद वो आसान लगेगी, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्योंकि आपको कोई भी लेसन आपको भारी तब लगेगा जब उसके बारे में नहीं जानिएगा। अगर जो अच्छा से पढ़िएगा तो कोई भी चैप्टर आपको आसान लगेगी, इसीलिए कोई भी चैप्टर आप स्टार्टिंग से पढ़िए और थोड़ा अच्छा से पढ़िए। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय। इंग्लिश में भी नाम थेल्स है, हिंदी में भी उसका नाम थेल्स है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ले लिए। तो कोई भी एक ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर, अब इसमें एक ट्रायंगल में 3 भुजा होती है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी एक भुजा के समानांतर, या तो ए बी भुजा के समानांतर है, या तो बी सी भुजा के समानांतर, या तो ए सी भुजा के समानांतर। क्या करना है, एक रेखा खींचना है, एक लाइन खींचना है। तो कोई भी एक भुजा के समानांतर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। लीजिए खींच देते हैं। अब BC के समानांतर, BC इस तरह से जा रहा था, इससे समानांतर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, एक रेखा खींच दिया, और क्या किया, इसका नाम दे दिए, ये हो गया D और E। तो किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर हम यहाँ क्या किए कि BC भुजा के समानांतर हम D को खींच दिया। तो क्या करता है, त्रिभुज के बराबर भागों में, त्रिभुज के भुजाओं को बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ये थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। किसी एक भुजाओं के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो भुजाओं को बराबर। हमें एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ABC ले लिया हम, तो क्या करें, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो वह भुजाओं को क्या करता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स थ्योरम कहता है। तो वही हम कम कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज में कोई भी एक भुजा ले लीजिए, या तो BC भुजा ले लीजिए, या तो AB भुजा ले लीजिए, या तो AC भुजा ले लीजिए। किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे हम, जैसे हम यहाँ BC रेखा के समानांतर एक क्या करेंगे, एक रेखा को ड्रॉ करेंगे। BC रेखा के सामने एक रेखा को ड्रॉ किए, इसको हम मान लेते हैं D और E, ठीक है। ये D और E पे मिलता है। तो क्या करेगा, यह भुजाओं को क्या करेगा, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है, AD जो है AB के बराबर अनुपात में, और AE जो है AC के, दो यहाँ से निकल के आती है। एक क्या आता है, AD बटे पूरा, AD बटे पूरा का AB बराबर
छोटे इस तरफ का ए ही बटे कितना पूरा ए सी। अब छोटा वाला डी आई, बड़ा वाला बी सी। एक तो ए आता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है, एक तो ये आता है। दूसरा भी आएगा, ये छोटा वाला ले लीजिए, ए डी बटे डी बी या बी डी, कुछ भी लिख दीजिए, ए डी बटे बी डी या डी बी, कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी, और ए ई बटे सी या ई सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये 2 निकल के यहाँ से आती है। अब ये क्यों आता है, कैसे होता है, वही हम लोग को प्रूव करना है। थेल्स प्रमेय क्या करता है, किसी भी एक ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर, यहाँ हम क्या किए, बीसी भुजा के समानांतर डी को खींच दिए, और क्या करता है, भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है, जो ए है। तो ये आता कैसे है, हम लोग को वही जानना है। तो हम लिख देते हैं वही बात, किसी ट्रायंगल में किसी ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समानांतर भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, कोई एक रेखा या एक रेखा खींची जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, खींची जाए, तो वह भुजाओं को क्या करती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है, भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होता। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, यहाँ हम क्या किए, बीसी भुजा के समानांतर डी को खींची जाए, तो वह भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स थ्योरम कहता है। ये आता कैसे है, वही हम लोग को प्रूव करना है। क्यों आता है वैसा क्यों होता है, रीजन, कारण क्या है। तो कारण है ना कुछ तो कारण है, तभी तो आया ए डी बटे ए बी, ए ई बटे ए सी, डी बटे बी सी। दूसरा क्या है, ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी या ई सी, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्यों आया, तो हम देख रहे हैं, अगर जो आप लाइन एंड एंगल पढ़े हैं तो देखिए, एक भुजा बी सी है, एक डी है, एक बी सी है, एक भुजा बी सी है, एक लाइन बी सी है, बी और सी है, और दूसरा क्या है, डी और ई है, डी और ई है, यही है ना। ये डी ई है और ये बी सी है, दोनों हम पैरेलल लाइन यहाँ खींच दिए, और यहाँ खींचने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से जो लाइन आया है वो लाइन हम ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ किए क्या, तो जब आप जानते हैं, अब तो आप सभी जानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ज्योमेट्री आप बिल्कुल शुरू से देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, अब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यह एंगल और यह एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो संगत कोण कहलाते हैं। तो हमको यही साबित कर देना है कि ये लाइन को और ये लाइन को, अगर जो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ जो लाइन बन रही है और यहाँ का लाइन जो बन रही है, लाइन कर रहे हैं, यहाँ के एंगल और यहाँ का एंगल जो बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, और वो दोनों बराबर होंगे। दूसरा, ये तो पहला हो गया। उसी तरफ से इस तरफ से भी एक लाइन कट रहा है, ई से लेकर के सी तक आ रहा है, देखिए आ रहा है ना, ई से और सी से मिल रहा है, तो ठीक है, ई से या सी से मिला दीजिए। तो क्या हुआ, दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी कि एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को बी सी और डी को एक तिर्यक रेखा काटे, तो क्या होता है, एक
दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट करें तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों संगत कोण कहलाएंगे। यानी कि यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों संगत कोण कहलाएंगे। और दोनों संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आप याद रखिएगा। तो हमको यही आप फार्मूला, आपको अगर जो ये सेट है आपके दिमाग में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जानते हैं, संगत कोण जानते हैं, तो ये सोल्व हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है। अब ए डी ई एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ए बी सी दो त्रिभुज बन रहे हैं। ए डी ई और ए बी सी दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम अब साबित कर दें कि ए एंगल यह एंगल के बराबर है और यह एंगल जो है यह एंगल के बराबर है। यानी कि बड़े वाला त्रिभुज क्या है? ए बी सी, और छोटा वाला त्रिभुज क्या है? ए डी ई। यहाँ लिख लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज को, बड़ा वाला त्रिभुज को हम लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज है, ए डी ई। एक बड़ा वाला त्रिभुज है, ए बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? ए से बी से और सी तक, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। दो त्रिभुज एक ही त्रिभुज में आपको है। अगर जो आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुज है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? ये साबित कर दिए हैं कि ए कोण जो है इसके बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ए भी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को एक रेखा काटे, तिर्यक रेखा कहलाती है, और उसके दो ऊपर का कोण बनते हैं। यानी कि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे तो इसके ऊपर का कोण और ये लाइन के ऊपर का कोण और यह लाइन के ऊपर का कोण जो बनता है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण डी बराबर होगा कोण बी के। क्यों होगा? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम क्या लिख देंगे? कोण डी बराबर होगा कोण बी के। यानी कि कोण डी बराबर होगा कोण बी के। देखिए कोण डी बराबर होगा कोण बी के, यही ना है। इस दोनों त्रिभुज एक में समाया हुआ है, तो आपको नहीं दिखे तो इसको हम दोनों को बाहर निकालते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे कि हाँ दो त्रिभुज है। अब देखिए कोण ई बराबर होगा कोण सी के। क्यों होगा? क्योंकि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का दोनों को कोण अलग अलग है। तो अब बताइए, ये भी पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है और दोनों एक तिर्यक रेखा काटे, तो अगर जो इस तरह से एक तिर्यक रेखा देखिए काटे, तो ये लाइन को तिर्यक रेखा काट के एक त्रिभुज बना रहा है ना। अब देखिए इसमें हम मिटा देंगे तो सब त्रिभुज दिखेगा, ये भी वैसा ही दिखेगा। देखिए वैसा ही दिख रहा है ना। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई, हो गया त्रिभुज। अब ए कोण इसके बराबर था तो ए भी कोण इसके बराबर है। क्यों होगा? क्योंकि वो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ई बराबर सी होगा या कोण सी बराबर ई होगा, यही लिख सकते हैं। यानी कि कोण ई बराबर कोण सी, दो एंगल तो बराबर हो गया। दो त्रिभुज में कोण डी बराबर कोण बी हो गया, कोण ई बराबर कोण सी होगा। यानी कि अगर जो इसको हम थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा, अगर जो इसको हम अल्फा मानते हैं तो ये भी अल्फा होगा। क्यों होगा? ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर किया। अब बताइए बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ए जो है कोण ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज में कोण ए डी ई, कोण ए जो है बड़ा वाला में भी वही है, छोटा वाला में भी वही है। जब एक ही त्रिभुज में दोनों कोण है तो क्या होगा? बराबर होगा। कोण ए जो है दोनों क्या होगा? एक ही त्रिभुज में कॉमन है, तो क्या होगा? तीसरा बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन है। तो अब बताइए दो त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण ई। एक त्रिभुज में, दो त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। और जब त्रिभुज दो समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। ठीक है, रीजन वही हम लिख देंगे। दो त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए डी ई
और जो हम लोग यहाँ आप किए उसको हम लिख देना खाली। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ए बी सी लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी, इसको मिटा दिया। ठीक है, अब क्या हम अभी बोले थे वही बात सिर्फ लिखते जाना है। ए डी ई यानी कि थीटा बराबर होगा थीटा, यानी कि कोण ए डी ई, कोण ए डी ई बराबर होगा किसके, कोण ए डी इसके बराबर होगा ई, यही लिख देंगे ए बी सी, कोण ए बी सी। अच्छा, दूसरे तरफ से छोटा वाला त्रिभुज के लिए कोण ई बराबर होगा कोण सी, तो यही लिख देंगे ए ई डी बराबर होगा ए सी बी के, कोण ए ई डी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए सी बी के। और दोनों त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कोण वही है ए, और छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी कोण ए सेम है, तो दोनों त्रिभुज में कोण ए क्या है, कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज में कोण ए कॉमन है, तो कोण ए बराबर लिख देंगे कोण ए, कि जब तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी कि त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। यही बात हम यहाँ लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। और जब समरूप होंगे तो हम समरूपता लिखने के लिए बता दें हैं कि समरूपता लिखना कैसे है। स्टार्टिंग का 2 अक्षर ए डी और लास्ट का 2 अक्षर डी, सॉरी स्टार्टिंग का अक्षर ए डी, तो इसमें स्टार्टिंग का अक्षर ए बी, डी लास्ट का 2 अक्षर, और इसमें लास्ट का 2 अक्षर बी सी, शुरू और लास्ट का अक्षर ए ई, शुरू और लास्ट का अक्षर ए सी। तो यही बात तो हम स्टार्टिंग में लिखे थे ना, देखिए ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी, डी बटे बी सी, डी बटे बी सी, और ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। लिखने का ये तरीका, अगर जो त्रिभुज समरूप होंगे तो ये आपका अनुपात में होंगे। फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, अब इसको हम मिटाते हैं, दोनों जगह सेम लिखा हुआ बात। दूसरा और एक और क्या होता है, एक और होता है, एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं, या बी डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर होगा ए ई बटे ए ई बटे ए ई बटे सी, या तो ए भी लिख सकते हैं, ए भी, दोनों सही है, दोनों लिख सकते हैं। लेकिन इसके बराबर में डी भुजा है और बी सी भुजा है। अब इसके बराबर में ए डी और बी सी को नहीं लिखना है। जब हम इस टाइप में लिखेंगे ना, जब हम इस टाइप में लिखेंगे तो इस टाइप में ई नहीं करना है। अब ये गलती मत करिएगा कि छोटा वाला डी और बड़ा वाला क्या है बी सी, ई नहीं होगा, ये कभी गलती नहीं करिएगा। ये इसके साथ नहीं होता है, इसके साथ होता है। क्यों होता है, ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपात में होंगी। देखिए इसका संगत भुजा और इसका संगत भुजा और इसका संगत भुजा, देखिए इस सब के संगत भुजा है। ए डी का संगत भुजा कौन सी है, ए बी है, तो वही हम यहाँ लिखते हैं ए डी का संगत भुजा ए बी है। डी का संगत भुजा कौन है, बी सी है, डी का संगत भुजा बी सी है, और ए ई का संगत भुजा ए सी है, ए ई का संगत भुजा ए सी है। ये हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो लेकिन ये संगत भुजा नहीं है ना। अब देखिए क्या है, ए डी क्या है, एक त्रिभुज की भुजा है, तो ए डी लिख दिए। लेकिन बी डी क्या है, बी डी कोई त्रिभुज है क्या, देखिए तो बी डी त्रिभुज में भुजाएं हैं, देखिए तो है। बी डी कहीं भी दिख रहा है, ए डी ये रहा, बी ये रहा, ये रहा, ए डी कहीं भी नहीं रहेगा, नहीं है ना। तो यही जो है त्रिभुज की, ये इसके बराबर नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा।
अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। इसके बराबर जो है ये क्यों नहीं होता है, D/BC। थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं होता है, ये बराबर जो है क्यों नहीं होता है, थोड़ा हम देख लेंगे। पहले आप इसको अगर जो स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर हम उसको हम देखेंगे अभी। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए कहाँ रहा, AD/AB, AD/AB और DE/BC, DE/BC बराबर AE/AC, AE/AC। अब क्या करना है, ये तीनों को उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब क्या है, AB ऊपर कर देंगे और AD नीचे कर देंगे, BC ऊपर कर देंगे, D नीचे कर देंगे। लिख सकते हैं ना, अपना मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों को ऊपर तीनों को नीचे, AC और AE। अब क्या किए, इसमें हम तीनों में 1 माइनस कर देंगे। 1 क्या है, माइनस कर देंगे, AB/AD -1 बराबर BC/D -1 बराबर AC/AE -1। अब -1 करने पर क्या होगा, AD कॉमन, AD LCM आ जाएगा, तो AB -AD बराबर D, और इसे कॉमन LCM आ जाएगा, D BC ये रहा -D। ये आप समझ रहे हैं ना, एक कैलकुलेशन, AD और इसके माइनस नीचे 1 है तो इसको LCM लिए तो AD हुआ, और AD कट गया तो 1 हुआ, तो AB हो जाएगा, E AD हो जाएगा। इसी तरह से तीनों, यहाँ AE LCM होगा, AC -AE। अब देखिए AB -AD बराबर क्या हो सकता है, AB -AD। अब यहाँ देखते हैं AB -AD, AB -AD, अगर जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक AB है और AD यहाँ तक माइनस किया तो बचेगा क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक BD बचेगा, तो यही हम लिख देंगे BD, BD/AD। अब BC -D, BC किधर है, BC -D। अब BC -D हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, वो माइनस नहीं होगा, ये BC -D वैसा ही रहेगा, BC -D/D। AC -AE, AC ये रहा और AE ये रहा, तो AC -AE करेंगे तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ AC है और यहाँ से लेकर के यहाँ AE है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, C आएगा ना। ये पूरे में से आप समझ रहे हैं इस बात को, अगर जो पूरा 10 है, अगर जो यहाँ से यहाँ 6 दिया हुआ है तो बचेगा कौन, नीचे वाला 4 बचेगा, क्योंकि 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 नहीं बचेगा। तो कह रहा है कि AC -AE घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C जो है बचेगा, वो C/AE। अब इसको फिर वापस उल्टा कर दीजिए, AD बराबर, AD ऊपर चला गया, BD नीचे आ जाएगा, इसमें D ऊपर हो जाएगा और BC -D नीचे आ जाएगा, बराबर AE ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए AD, अब इसको हम लास्ट में कर देते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसको हम लास्ट में कर देते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, तो AD BD बराबर, इसको इस तरफ लाते हैं, AE C बराबर D BC -D। तो कंक्लूजन का आया, इसका रिजल्ट का आया है AD/BD ये रहा, AD/BD ये रहा, AE/C ये रहा, AE/C ये रहा,
लेकिन इसके बराबर क्या आ जाएगा, डी बटे बी सी माइनस डी। यानी कि ये दोनों को कंक्लूजन के बराबर में क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी बटे बी सी माइनस डी, डी बटे बी सी माइनस डी, बी सी माइनस डी, ये सही होगा। क्यों आया, ये कंक्लूजन सामने है। तो ये रहा थेल्स प्रमेय। चलते हैं अगले प्रमेय के साथ। आपको अगर जो स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अगर जो नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ा समरूप की बात है तो हम जब तक हम लोग समरूप नहीं पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हमको समरूप नहीं आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा 1 बार 2 बार तो आपको आ जाएगी। क्या होता है, जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। ठीक है, वो हम लोग समरूपता में पढ़ेंगे। चलते हैं अगले मध्य बिंदु प्रमेय, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा देख लेते हैं, मिटाते हैं। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम देख लेते हैं। मैं इसलिए लिख दिया कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से, 2 भुजाओं के, या तो ए बी और ए सी, या तो 2 भुजा ए ले, कोई भी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से, यानी कि मध्य बिंदु बोले तो मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा जो है, नाम दे देते हैं इसका डी और ई। मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। कह रहा है कि तीसरी भुजा यानी कि बीसी के तो समानांतर होगी और तथा आधी होगी। मैं पढ़ देता हूँ, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर तथा आधी होगी। किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी तथा आधी होगी। ठीक है, तब क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में डी ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है भुजा ए बी और ए सी पे, ए बी तथा ए सी पर। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है कौन पे, ए बी पे और ए सी पे। अब इसको क्या करना है, अब अभी आप जो हम थेल्स थ्योरम पढ़े थे देखने में वैसा ही लग रहा होगा प्योर। थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है क्या, ये लाइन थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। इसको क्या है, मिड पॉइंट बोले तो एकदम बीचों बीच होगा, बीचों बीच आप लोग कर लीजिएगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। मिड पॉइंट बीचों बीच होता है ना, मिड पॉइंट क्या होता है, बीचों बीच होता है। अभी देखने में क्या है, थेल्स थ्योरम जैसा दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि पूरा अभी थेल्स थ्योरम पढ़े वही रूल पूरा लगा देंगे, लेकिन पूरा नहीं, आधा तो रूल वही है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज ए डी और ए बी सी, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहा है ना, ए डी ई त्रिभुज और ए बी सी त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, उसका रूल अलग था, इसका रूल अलग है। क्योंकि हमको ये पता नहीं हो गया, हमको उसमें पता था कि डी क्या है, इसके समानांतर है। देखिए दोनों का रूल अलग अलग है, आप एक ही बात को लेकर के आप दोनों याद मत कर लीजिएगा। इसमें हम अभी तक नहीं कह रहे हैं ना कि BC के समानांतर D है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, या ये भी नहीं कह रहा है कि वो वाली तीसरी भुजा के समानांतर तथा आधी होगी, होगी कह रहा है, लेकिन कैसे होगी पता नहीं, दिया हुआ नहीं है ना, गिवन नहीं है। गिवन हमको ये है कि त्रिभुज ABC में D जो है मिड पॉइंट है, भुजा AB और AC पे ये मिड पॉइंट है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। हमको साबित क्या करना है, हमको निकालना क्या है कि जो D बराबर है BC/2 होगा, D क्या होगा, D जो है BC/2 होगा, और D जो है BC के समानांतर होगा, D जो है समानांतर होगा BC के। ये दोनों हमको निकालना है, इसमें दोनों हमको साबित करना है, कैसे होगा वही हमको देखना है। ये दोनों चीज़
कह रहा है कि बी सी के तो ये आधा होगा और डी बी सी के समानांतर होगा, ये दोनों चीज़ हमको निकालना है। तो देखिए मिड पॉइंट कह रहा है, दिया हुआ क्या है, मिड पॉइंट है, डी और यानी कि ए बी की दूरी अगर जो पूरा 2 है, मान लेते हैं ए बी की दूरी पूरा 2 है, तो मिड पॉइंट यानी कि बीच में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरूरी नहीं कि 1 2 1 3 1 4 कुछ भी रह सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 है, ये भी 2 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, ए से लेकर सी तक दूरी 2 है, तो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मिड पॉइंट है, बीच में का पॉइंट है, बीच में पॉइंट क्या हो जाएगा, आधा पे हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा होगा आपको कि इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया। अब हमको एक बात और बताइए, हम लोग समरूप में जानते हैं ए डी त्रिभुज क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को बाहर निकाल के आपको निकाल देते हैं, तो आपको थोड़ा देखने में आसान होगा और समझने में भी आसान लगेगा। ए डी ई त्रिभुज को हम बाहर कर देते हैं, ए डी ई, देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला है क्योंकि बड़ा वाला है ना, एक त्रिभुज बड़ा है ए बी सी, एक छोटा है ए बी डी ई। अब क्या कर रहा है कि ए डी ई, देखिए यहाँ 1 है, ए डी के पास 1 है ना, ए डी से 1 है, ठीक है, और ए बी सी कितना है, ए बी कितना है, 1 इधर है और 1 इधर है, 2 हो गया, इधर कितना हो गया, ए बी कितना है, 2 है, इधर क्या है, ए ई क्या है, ए 1 है, ए ई जो है 1 है, मिड पॉइंट है तो याद है ना, है तो ए ई क्या है, 1 है, तो ए ई क्या है, 1 है, लेकिन पूरा ए सी कितना है, पूरा ए सी कितना है, 2 है। अब हमको एक बताइए, हम लोग अभी समरूप नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए थोड़ा आपको हम बता देते हैं कि देखिए एंगल ए से 2 संगत भुजा है, ए डी और ए ई, और ये भी एंगल ए से 2 संगत भुजा है, ए बी और ए सी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो ए डी बराबर 1 है तो यहाँ ए बी बराबर 2 है, तो ए ई बराबर 1 है तो ए सी बराबर 2 है, यानी कि दोनों का भुजाओं का अनुपात आपको दिख रहा है, 1 है तो 2 है, 1 है तो 2 है, यानी कि दोनों त्रिभुज में दोनों भुजाएं जो हैं अनुपात में है। ठीक है, पहला ये क्या है, एंगल ए और एंगल ए कॉमन है, दोनों त्रिभुज में एंगल ए है, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी एंगल ए है और छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी एंगल ए है, तो दोनों त्रिभुज में एंगल है, तो एंगल ए कॉमन है। तो इस नियम से क्या होता है, 2 साइड 1 और 1 मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, हो रहा है ना, अनुपात में तो है ना। समरूप तो क्या कहता है कि 1 1 रहेगा तो 1 2 रहेगा, 1 2 रहेगा तो दूसरा 4 रहेगा, अनुपात तो वही होता है ना कि बराबर अनुपात में विभाजित होता है। तो इस नियम से क्या होता है, एस ए से यानी कि साइड एंगल साइड से वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। साइड एंगल साइड से, देखिए साइड एंगल साइड दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी कि साइड एंगल साइड और बड़ा वाला त्रिभुज साइड एंगल साइड से क्या होंगे, त्रिभुज जो है समरूप होंगे। और त्रिभुज जब समरूप, कोई भी नियम से अगर जो हम एक बार समरूप सिद्ध कर दिए कि त्रिभुज समरूप है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए तो एंगल ए बराबर है ही, एंगल डी बी के बराबर हो जाएगा और ई जो है सी के बराबर हो जाएगा। एक बार त्रिभुज साबित हम कर दिए, कैसा भी ट्रिपल एस से साबित कर दिए, तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण उसका और तीनों एज का कोण क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा समरूपता आपको नहीं बुझाएगी, अगर जो आप जानते होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी तो हम समरूपता पढ़े ही नहीं है। तो क्या होगा, एंगल ए तो बराबर है, अब समरूप ए से साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि ए डी और ए बी सी। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो एंगल ए तो बराबर है ही, लेकिन कोण डी बराबर कोण बी और कोण ई बराबर कोण सी। अब एक बात बताइए, अब कोण बी बराबर कोण डी है, कह रहा है कि देखिए अगर जो इस स्थिति में रहा है कि ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, दोनों 30 डिग्री कब होता है,
दोनों 30 डिग्री कब होता है? दोनों 30 डिग्री होने का एक ही शर्त है, दोनों एंगल बराबर तभी होगा जब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन रहेगा। यहीं से साबित होता है जब दोनों एंगल बराबर है, यानी कि क्या है, ये थीटा है तो भी थीटा है, और दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों संगत कोण है। और दोनों संगत कोण तभी होगा जब BC के समानांतर D रहेगा और उसको कोई तिर्यक रेखा खींचे। अगर जो दोनों थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होने का कारण क्या है, दोनों संगत कोण है, और संगत कोण तभी होगा जबकि दो समानांतर को एक तिर्यक रेखा कट करे। तो इससे क्या साबित होता है कि D जो है समानांतर है BC के। हम तो समरूप से साबित किए कि ये 3 एंगल इसके 3 एंगल के बराबर हो गया, यानी कि इसके 3 एंगल इसके बड़ा वाला के 3 एंगल के बराबर हो गया। और जब बराबर होता है तो क्या होता है, थीटा है ये भी थीटा है, अगर जो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। ये अल्फा और ये अल्फा कब होगा, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करे, तो क्या होता है, वो क्या होता है, वो रेखा जो है पैरेलल होती है। आप दोनों बात याद रखिएगा, एक बात से नहीं होगा, दोनों बात देखिए, दोनों चलता है मैथ में, तो दोनों चलता है ना, उल्टा भी और सीधा भी। अगर जो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये पर बने संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। अगर जो ये लाइन है, लाइन पता नहीं पैरेलल है क्या है, लेकिन अगर जो इस पर तिर्यक रेखा काट रही है, ये कह रहा है कि 40 डिग्री है, यो कह रहा है कि 40 डिग्री है, तो ये दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन पैरेलल है। दोनों बात है, या तो ये दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ है, या तो दोनों कोण दिया हुआ है, दोनों कोण बराबर है, इसका मतलब कि संगत कोण बन रहा है। और जब संगत कोण कब बनता है, जब कोण कब बराबर होता है, जब वो आपस में पैरेलल हो। तो आपको मैथ में सभी बातों को, छोटा छोटा से बातों को आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा, तब आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। जैसे कि अभी देखने, अभी थेल्स थ्योरम जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका प्रूफ अलग है। इसका प्रूफ है साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। उसका प्रूफ था एंगल 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 से। क्यों था, क्योंकि उसमें दिया हुआ था कि BC के पैरेलल D है, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं दिया है, इसमें पैरेलल नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया कि BC के पैरेलल है। हाँ, दिया है कि मिड पॉइंट है, D जो है E है जो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जो है ये मिलाया गया है, बस इतना ही दिया हुआ है। मिड पॉइंट मिलाने के बाद क्या होता है, तो तीसरी रेखा क्या होता है, समांतर भी होता है और आधा भी होता है। समांतर क्यों होता है, अभी हम लोग नियम बताए थे ना, कि जब दो कोण आपस में बराबर हो, थीटा थीटा बराबर हो, तो ये लाइन और ये लाइन जो कट करे तो ऊपर दोनों कोण बराबर होता है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों हो रहा है। दोनों बराबर होने का कारण क्या है, कि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहा है। अब जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होता है, जब ए लाइन और ए लाइन जो है समांतर होती है। चलिए और आगे चलते हैं, तो यही बात हम लिख देंगे। अब दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गया, तो हम लिख सकते हैं इसका भुजाएं जो है अनुपात में हो गई, AD बटे पूरा वाला भुजा AB, और AE बटे, अब तो दोनों त्रिभुज साबित कर दिया ना कि हम समरूप हैं, तो लिख सकते हैं AC। समरूप होने का जो भी नियम है वो हम लिख सकते हैं, बराबर D बटे BC। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा ना कि ऊपर वाला कौन लिखना है, ये पूरा ऊपर को नीचे चल जाएगा, नीचे को ऊपर भी चल जाएगा, पूरा का पूरा जब भी होगा तो। अब देखिए, ऊपर जो भी है छोटा वाला त्रिभुज का, ऊपर जो भी है छोटा वाला त्रिभुज की भुजाएं हैं, नीचे जो है बड़ी वाली भुजाएं हैं। AD क्या है, देखिए छोटा वाला त्रिभुज का है AD, ऊपर AE क्या है, छोटा वाला त्रिभुज का है AE, ऊपर क्या है D है, छोटा वाला भुजाएं है D। अब नीचे क्या रहेगी, सभी बड़ी भुजाएं रहेगी, AB बड़ा वाला के लिए AB, AC बड़ा वाले के लिए AC, BC बड़े वाले त्रिभुज के लिए BC। या तो ये तीनों ऊपर रहेंगे या तो तीनों ही नीचे रहेंगे, लेकिन उल्टा पुल्टा मत करिएगा कि D नीचे कर दीजिएगा BC ऊपर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। अब देखिए क्या है, अब AD और AB, AD कितना है 1 है, AD कितना है 1 है, AB कितना है, AB कितना है, देखिए AB कितना हम निकाले थे, AB कितना है 2 है, क्योंकि 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, बराबर। AE कितना है, AE 1 है, AC कितना है, AC कितना है 1 1 2 है ना, देखिए इसमें 1 1 2 है, AC कितना है 2 है, क्यों कि 1 है 1 इधर है, दोनों जुटेगा तो 2 हो जाएगा, बराबर D बटे BC। अब देखिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी से भी कर सकते हैं।
इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिससे करना है जिससे कर दीजिए, तो आपका जो है आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि लिख सकते हैं D/BC बराबर 1/2, यही ना है। D बराबर, इसको सीधा हम करके लिख दिए। अब D बराबर क्या हो जाएगा, BC ऊपर चल जाएगा तो BC/2 हो जाएगा। इसीलिए D बराबर BC/2 हमेशा क्वेश्चन में आते रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर जो नहीं समझ में आए तो उतना कोई बात नहीं है, आप अगर जो एक बार समरूपता पढ़ेंगे उसके बाद जो है पूरा क्लियर समझ में आएगा कि ए से एस क्या होता है। थेल्स थ्योरम में हम लोग पढ़े थे ए। इसमें हम ए त्रिभुज नहीं क्यों नहीं लगाया, क्योंकि थेल्स थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि इसके समानांतर वो दिया हुआ था, क्योंकि इसके समानांतर ही खींच लिए। बीसी के समानांतर हम लोग रेखा खींचते हैं, इसमें बीसी के समानांतर रेखा नहीं खींचे हैं, इसलिए ये नियम लागू नहीं हो रहा है इसमें। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं, दोनों का रूल एक ही है। हाँ, दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं वो अलग बात है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुज की तीनों एंगल जो है बराबर होती है, और जब तीनों एंगल बराबर होती है, त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं जो है अनुपात में होती है, जो अनुपात में है। जब अनुपात में है तो इस तरफ से हम BC क्या किए, D बराबर BC/2 हम निकाल लिए, बहुत ही इजी तरीके से। अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा इसमें है। हाँ, और ये समानांतर का क्यों होगा हम लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं कि जब इस तरह से कोण बने, हम अब साबित हो गया कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होने का कारण ही है कि ये समानांतर रहेगा और कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। पता चला है ना कि कोण D बराबर है कोण B के, कोण D बराबर है कोण B के, तो ये भी थीटा है, ये थीटा। अभी पता है कोण E बराबर है कोण C के, कोण E बराबर है कोण C के, ये भी दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, तभी ये जो दोनों बराबर होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो लिख लीजिए, मिटाते हैं। चलिए आते हैं लास्ट में। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में विभाजित होता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रूफ देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में विभाजित होता है। क्यों होता है, एक त्रिभुज हम ले लिए और इस एक त्रिभुज में क्या बहुत से भाग कर दिया। देखिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ठीक है। त्रिभुज में कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसके आधार के अनुपात में विभाजित होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। इस त्रिभुज में A B C D E F, इसका भी ब्लैक से कर देते हैं, A B C D। अब इसमें क्या करते हैं, एक जो है, एक जो हाइट दे देते हैं, ये हाइट है। क्या है, ये हाइट है। तो एक त्रिभुज में हाइट एक ही होता है, भले ही एक त्रिभुज में कितना भी त्रिभुज बना दीजिए, लेकिन हाइट तो एक ही, हाइट तो वही काम करेगा ना, एक त्रिभुज में हाइट एक ही होता है। तब हम क्या करेंगे, ये साबित करना है हम लोग को, है ना, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार के अनुपात में विभाजित होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात ACD, ये नहीं है, ये तो हाइट माने है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल।
क्या होता है, इस पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि ABF का क्षेत्रफल जो होता है उसके आधार के अनुपात में, जितना उसका आधार का अनुपात है उतना में वो विभाजित हो जाती है। देखिए कैसे होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। आप लोग पढ़े हैं ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तब ABC का क्षेत्रफल कितना है, ABC का आधार कितना है, BC हो गया आधार, तो 1/2 आधार कितना हो गया, BC हो गया। हाइट कितना हो गया, त्रिभुज में हाइट कितना है, H है, चल दिए अनुपात। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है, CD है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो एक ही है सबके लिए, H है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल D हो गया आधार, 1/2 D आधार है। ऊंचाई क्या है, H है, अनुपात। त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई, आधार कितना हो गया, EF, ऊंचाई कितना हो गया, H। अब देखिए सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल दिया, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। ये सब कॉमन है, खत्म हो जाएगा सब। तो अब बचा क्या हमारे पास, BC अनुपात, इसमें भी बचा CD अनुपात, इसमें बचा D अनुपात EF। ये अपना कंक्लूजन। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी देखेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसके आधार के अनुपात में विभाजित हो, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है इतने आधार में विभाजित हो जाएगा। कैसे होगा, छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कंक्लूजन पर। ई त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC, इसको कलर दूसरा कर देते हैं ताकि आपको इसी में मिला दीजिएगा आप लोग बाद में। यहाँ देख लेते हैं ऊपर में क्यों होता है ऐसा। एक त्रिभुज ले लीजिए ABCD, ठीक है। अगर जो इसको पहले हम हटा देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ABC का क्षेत्रफल जो है, ABC का क्षेत्रफल जो है 36 cm² है, 36 cm² है। तो अगर जो इसमें हम दो त्रिभुज के बराबर भागों में बांटते हैं, एक इधर कर देते हैं 2, इधर कर देते हैं 4, यानी कि ये D पॉइंट दे दिया है, BD 2 है और DC 4 है। ये 4 और 2 6 रेशियो में दो त्रिभुज बंटवारा हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। अगर जो ABC का क्षेत्रफल 36 है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 है, तो ABD का कितना होगा, ABD का कितना होगा। तो हम क्या कहें, त्रिभुज के आधार के रेशियो में क्षेत्रफल उसका बढ़ जाता है, यानी कि 4 और 2 6, दोनों आधार, टोटल आधार कितना है 6 है, तो टोटल 36 कितना है, 36 है। तो 6 6 36, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछा है इसका, तो इसका रेशियो कितना है, आधार 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। एक का वैल्यू 6 तो 2 का वैल्यू 12, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसका अगर जो 4 है तो एक का वैल्यू 6 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इससे बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम अगले भाग में देखेंगे। अगले भाग में हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेंगे, जो भी त्रिभुज अभी हम लोग पढ़े हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज के सेंटर में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। और कुछ क्वेश्चन के आंसर करना जरूरी है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये सब थ्योरी जो है आपको दिमाग में सेट नहीं होता। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए आप फिर वही रिवाइज करिए, और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाइएगा। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर जो आप मैथ आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। ये आपकी गलती सिर्फ इतना ही है ना कि आप कोई चीज़ को शुरू से नहीं देखते हैं, शुरू से नहीं पढ़ते हैं। आप किसी चीज़ को अगर जो शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से, उसका जीरो शुरू से
से चलिएगा तो क्या होगा, वो आपको आसानी से समझ में आएगी। अगर जो वही आप बीच में से स्टार्ट करिएगा तो वही दिक्कत करता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कभी भी मेरा वीडियो आप 1 से देखिए तो सीरियली भाई पूरा ढंग से हमेशा समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल भूल गए। तो आप ऐसा पढ़िए कि आप एक बार पढ़ लिए तो आपको लाइफ टाइम वो दिमाग में रहे, और एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।